हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको हम सी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। उसके PYQ सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा पेपर कोड, और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का ये PYQ सोल्यूशन है। ये हमारे पास जो है BEU बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और इसी को अभी हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग जो है देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो है डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है, सभी को हम लोग समझेंगे। तो चलो सबसे पहले इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का? तो पैटर्न इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा पढ़ने में। जब भी एग्जाम देने जाए तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। ठीक है। वैसे ओवरऑल तो सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, कोई चेंज हो तो आपको वहाँ पे पता चल जाए। बोला गया है कि राइट हैंड साइड में आपको मार्जिन दिया गया है कि कितना मार्क का क्या है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 9 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। मतलब 9 क्वेश्चन में आपको जो है 5 क्वेश्चन करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही है। साथ में लेके 2 से 9 तक जो बच गया, इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है MCQ टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है। वैसे करेंगे हम सभी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सब क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन टोटल आपको करने हैं 5 क्वेश्चन ही। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो है MCQ दिया गया है और कोई 7 क्वेश्चन ही करने हैं। मतलब टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ABCD आपको 10 तक दिया गया है, जिसमें से केवल आपको 7 क्वेश्चन ही करने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल नेम? कौन सा वेरिएबल नेम जो है वैलिड है? तो वेरिएबल नेम जब भी हम बनाते हैं, वहाँ पे हम रूल पढ़ते हैं कि पहला वाला जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। पहला वाला जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? वो हमारा या तो कोई ABCD वाला अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कैपिटल या फिर स्मॉल, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पे आएंगे तो यहाँ पे हैश यूज़ कर दिया गया है, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है अलाउ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। यहाँ पे हम आपको रूल भी बता दिए हैं और क्यों कौन सा ऑप्शन गलत है वो भी बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन सी? कौन सा वैलिड डाटा यहाँ नहीं है? तो इंट तो होता ही है, फ्लोट भी होता है, कैर भी होता है, रियल कोई भी डाटा टाइप सी लैंग्वेज में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ? इफ का करेक्ट सिंटैक्स में क्या होता है? इफ देते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोड रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे दिया है, तो ये वाला ब्रैकेट दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद इफ दिया है, कंडीशन दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इफ दिया है और हमारे पास कंडीशन दिया है, तो ये सही है। ये वाला ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा। इफ दिया है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर दिया है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे 3 नंबर हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ? ये दिया गया, इसका आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट सिंपल सा कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला में होगा। क्या दिया गया है? 5+3 × 2। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 हो गया, फिर 5 कर दीजिए ऐड 11 हो गया। इसका आंसर आ गया 11। उसी को जाकर प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ जो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज प्रिंट एफ? प्रिंट एफ के लिए कौन सा होता है? तो वो हमारे stdio.h होता है। ठीक है। इसका सोल्यूशन हम नीचे भी लिखे हुए हैं, चलिए वहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग कर लिए? ई तक कर लिए हैं। ठीक है। आगे भी कर सकते हैं यहीं पे, लेकिन चलिए वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव यहीं कर लेते हैं। ठीक है। कहाँ तक हम कर लिए हैं? आते हैं F नंबर पे। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन सी? कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड का यूज़ करते हैं? ठीक है। क्या हम फाइनल का यूज़ करते हैं? नहीं। क्या कांस्टेंट का यूज़ करते हैं? नहीं। स्टैटिक का यूज़ करते हैं? नहीं। तो हम लोग जो है हैश डिफाइन करके कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है कहते हैं माक्रोस भी कहते हैं। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अ एरे?
एरे का पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द लॉजिकल एंड, तो लॉजिकल एंड जो होता है ना वो हमारा डबल एंड का सिंबल होता है। ये सिंगल वाला जो होता है वो होता है बिटवाइज होता है, ठीक है। उसके बाद है विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर प्रिंटिंग फ्लोट वैल्यूज। फ्लोट वैल्यूज के लिए हम जो है परसेंटेज एफ का यूज़ करते हैं। डबल के लिए हम जो है परसेंटेज डी का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर के लिए हम परसेंटेज सी का यूज़ करते हैं। और हमको जो है एक्स एक्स वो क्या कहते हैं कि हमको अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहिए होता है तब हम ये इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसको जो है गड़बड़ भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम इस सब का यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज एफ वाला। विच ऑफ दिस इज नॉट लूप, कौन सा लूप नहीं है, तो फॉर लूप तो है ही, वाइल लूप तो है ही, डू वाइल लूप तो है ही, लेकिन नॉट पूछा है तो ये सब गलत हो जाएगा। ये जो है रिपीट अंटिल, ये कोई भी लूप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टोटल ए से लेके जे तक, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको समझ लिया है कि कौन सा जो है आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत है, तो क्यों है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके हमारे पास 9 तक बढ़ना है और उसको जो है हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, सबका मार्किंग भी उधर लिखा गया है और इसको ऑलरेडी हमने सीख लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सही होगा, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दिया गया है ये, ठीक है, पूरा हैंड रिटेन है, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा उसको हम बताएंगे बीच के सेशन में। उसके बाद यहाँ पे हमने रियल भी देख लिया था, ये भी देख लिए थे, चलिए 11 भी सही था, ये भी देख लिए, स्टीडियो डॉट डिफाइन वाला भी देख लिए। उसके बाद हमने जीरो भी देख लिया, डबल एंड भी एफ भी देख लिया, उसके बाद रिपीट अंटिल भी देख लिए। तो ये टोटल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे तक और हम लोग जो है अच्छे से इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विथ एन एग्जाम्पल। सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है उसको समझाना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए समझते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल देके समझेंगे। तो इन अ सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन, ईच सेक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज शोन बिलो। मतलब जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन रहता है, जहाँ पे कमेंट डिस्क्राइब करते हैं प्रोग्राम के बारे में हम लोग लिखते हैं। फिर हमारा आता है लिंक सेक्शन, जहाँ पे हेडर फाइल को हम लोग लिंक करते हैं प्रोग्राम से। फिर आता है डेफिनेशन सेक्शन, जहाँ पे हम हैश डिफाइन करके जो भी यूज़ करते हैं वहाँ पे देते हैं। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। फिर आता है मेन फंक्शन, जहाँ पे हम लोग जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाते हैं, वो मेन फंक्शन देते हैं। फिर यूज़र डिफाइंड सेक्शन देते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है अपना स्ट्रक्चर यूनियन बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड वो देते हैं। तो इतना सारा हमारे पास जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का, कि ये सब चीज़ हमारे पास जो है एक प्रोग्राम में है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का, तो उसमें हमारे पास रहता है सेट ऑफ कमेंट्स, जैसे कि नेम रहता है, प्रोग्राम रहता है, कौन ऑथर है, डेट उस प्रोग्राम को कब लिखा गया है, पर्पस क्या है उस प्रोग्राम को लिखने का, ये सारा चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में रखते हैं, जो कि जनरली जो है आपका कमेंटेड सेक्शन रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिंक सेक्शन, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशर को, डायरेक्टरी को, हैश इंक्लूड को, इस तरीक़ा से सबको क्या करते हैं अपने हेडर फाइल्स में जो भी रिक्वायर्ड होता है वो चीज़ यहाँ पे देते हैं। सिंपल सा सभी को हम लोग जो है हेडर फाइल से लिंक करते हैं। तीसरा कहता है डेफिनेशन सेक्शन। ये सेक्शन में हम लोग जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन जो भी हमको प्रीप्रेस से डायरेक्टरी का रिक्वायरमेंट होता है वो देते हैं। फिर आता है ग्लोबल सेक्शन। तो ग्लोबल में हम लोग जो है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ऐसा वेरिएबल जो कि पूरे प्रोग्राम में यूज़ हो सकता है उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। फिर आता है मेन फंक्शन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, वो वाला फिर हमको देना पड़ता है, जो कि होता है मेन फंक्शन। सबसे पहले जो एग्जीक्यूट करता है वो मेन फंक्शन ही होता है। उसके बाद हमारा आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि हम जो अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, उसको हम देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है टोटल बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का, ठीक है। चलिए एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसा कि बोला गया है कि एग्जांपल लेके बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे रहता है और क्यों रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले कमेंट में लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दें।
कमेंट में लिख रहे हैं क्या, दिस प्रोग्राम इज टू ऐड टू नंबर, ये प्रोग्राम जो है 2 नंबर को ऐड करता है। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया रहा है कि ये प्रोग्राम किसके लिए है। ठीक है। फिर आता है लिंक सेक्शन। तो इस प्रोग्राम में हमको क्या क्या चाहिए उसको हम लिंक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टीडियो डॉट एच, ये हमको इसको लिंक करना है, तो हम यहाँ पे इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच लिख दिए हैं। फिर आता है हमारे पास डेफिनेशन सेक्शन। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जो कि है हैश पाई का वैल्यू, क्योंकि 2 नंबर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम पाई के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड करवा दे रहे हैं, जो कि है 3.14। फिर हमको एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जी का वैल्यू, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल होगा। फिर हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा, तो ये हमारा फंक्शन हो गया जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा। फिर आते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में क्या हमारे पास जो है वेरिएबल ले लिए हैं, यहाँ पे हम 2 नंबर ले लिए हैं, स्कैनर के जरिए यूज़र से ले लिए हैं। फिर यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया और यहाँ पे हमने सम को प्रिंट कर देना है। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। और ये फंक्शन को हम डिफाइन कहाँ पे किए हैं, तो ये फंक्शन को हम लोग जो है यूज़र डिफाइन फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे किए हैं। तो ये 2 फंक्शन है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा जी का उसको क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा। तो ये हमारा रहा एग्जाम्पल के साथ कौन सा क्या सेक्शन है, कैसे हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके रिलेटेड ये एग्जाम्पल। ठीक है। तो कंक्लूजन की बात करें, thus the C program is divided into different section, each section has a specific role and together they form the complete program। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है डिस्क्राइब बेसिक डाटा टाइप इन सी और मेमोरी साइज। डिस्क्राइब बेसिक डाटा टाइप इन सी विथ मेमोरी साइज, मेमोरी साइज के अकॉर्डिंग हमको जो है बेसिक डाटा टाइप को बताना है। चलिए समझते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग डाटा टाइप आर यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। जो वेरिएबल डाटा रख सकता है उसके टाइप को बताने का काम करता है डाटा टाइप। इट हेल्प द कंपाइलर टू अलोकेट मेमोरी एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डाटा। ये हमारा जो है कंपाइलर को ये बताता है कि हाँ ये डाटा टाइप है तो इतना मेमोरी लेगा। डाटा टाइप का मीनिंग क्या है, अ डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड डेप ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द इट। कितने प्रकार के हमारे पास डाटा टाइप होते हैं, तो सी लैंग्वेज में हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा टाइप होता है। जैसे कि बेसिक डाटा टाइप होता है जिसको हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है ड्राइव डाटा टाइप। उसके बाद हमारे पास आता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये 3 तरह का डाटा टाइप होता है। चलिए सबको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक, जिसको हम लोग प्राइमरी डाटा टाइप कहते हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल होता है, जो कि होता है कैर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये होता है। मेमोरी साइज की बात करें तो कैर 1 बाइट लेता है। इंट जो होता है वो डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे, वो 2 बाइट भी ले सकता है, 4 बाइट भी ले सकता है। फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है। डबल आपका 8 बाइट लेता है। वॉइड जो होता है वो मेमोरी में कोई जगह नहीं ले सकता है। इसके अगर रेंज की बात कर ले तो ये 1 बाइट ही ले रहा है, तो इसका रेंज जो होता है वो होता है हमारे पास -28 से 127 तक, या फिर हम कह सकते हैं 0 से लेके 255 तक। अगर हम बात कर रहे हैं साइंड का तो ये होगा, अगर अनसाइंड का बात कर रहे हैं तो ये होगा। अब अगर इंट की बात करें तो इंट में दो दो है, यहाँ पे ये वाला भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगर यहाँ पे हम ये वाला की बात करें 2 बाइट वाला का, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर 4 बाइट वाला की बात करें तो इतना हो जाएगा। रेंज से उसे नहीं पूछता है, लेकिन आप रेंज अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 बाइट का वाला ये हो गया हमारे पास, फिर 8 बाइट वाला का ये हो गया, 0 बाइट वाला का ये हो गया। 0 बाइट वाला का कोई भी रेंज नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी में जगह ले ही नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिराइव डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो यहाँ पे बेसिक वाला तो समझ गए, कैर, इंट, फ्लोट, वॉइड, डबल। डिराइव डाटा टाइप में हमारे पास होता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में हमारे पास आ जाता है टाइप डेफ, इनम, स्ट्रक्चर। ये सब हमारा क्या आ जाता है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है। तो ये कुछ कुछ रहा डेटा टाइप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके एडवांटेज की बात करें तो इट हेल्प इन एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, इट इम्प्रूव द रीडायबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम, इट हेल्प कंपाइलर एरर चेकिंग, इट अलोकेट प्रोग्रामर हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा इजली। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि डाटा टाइप के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो हमारा वेरिएबल है किस प्रकार का डाटा स्टोर करेगा उसमें, उसको हम लोग बताते हैं। जिसमें हमने यहाँ पे बेसिक देखा, डिराइव देखा, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप देखे।
और उसका हमने साइज भी देख लिया और एक्स्ट्रा में हमने उसका रेंज भी देख लिए। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देख रहे हैं ना ये कितना अच्छा यहाँ पे लिखा लिखाया मिल रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट पे। क्वेश्चन क्या है, राइट, हमको यहाँ पे एल्गोरिथम के वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम है वो बताना है। राइट algorithm to perform the addition of two number in C and draw a follow chart to represent addition of two number। सिंपल सा कह रहा है कि आपको एक पहले ये बताना है कि एल्गोरिथम क्या होता है, फिर दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम लिखना है, उसका फॉलो चार्ट बताना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम जो होता है वो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखना होता है। An algorithm is an finite sequence of well-defined instructions or steps to solve a problem. It takes some input, process it, and produce output of a finite amount of time। मतलब हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। जिसमें आपका जो है प्रोसेस होता है, आपको आउटपुट मिलता है, इनपुट लेते हैं, ये सारा चीज़ हमारा एल्गोरिथम में कहानी चलता है। एल्गोरिथम के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफाइन होता है स्टार्स, हमारे पास डिफिनिट इंड होता है, यहाँ पे जो है एम्बिगिवस, हमारे पास जो है सभी स्टेप्स क्लियर होता है। इनपुट हम ले सकते हैं 0 या 1 से ज़्यादा, प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटपुट 1 और मोर। तो ये एल्गोरिथम का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसके हम जो एल्गोरिथम की बात करें कि दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि सपोज करना है दो नंबर हमको ए और बी को ऐड करना है। इसके एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम दो नंबर को रीड करेंगे, तो रीड टू नंबर ए एंड बी। दो नंबर रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा दोनों को ऐड करना। तो सम करके हम क्या करेंगे, उसको सम में स्टोर कर देंगे, फिर हम डिस्प्ले कर देंगे सम को, उसके बाद स्टॉप कर जाएंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रहा जहाँ पे हम लोग जो है दो नंबर को ऐड कर सकते हैं इस एल्गोरिथम के जरिए। इसके फॉलो चार्ट की बात करें, इसका फॉलो चार्ट जैसे कि हम स्टार्ट करने के लिए हमेशा इस प्रकार के सिंबल का यूज़ करते हैं। फॉलो चार्ट में जो है ना सिंबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के सिंबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट करने के लिए। फिर हमको ए और बी लेना है तो इनपुट लेने के लिए हम लोग इस प्रकार के सिंबल का यूज़ करते हैं। फिर हमको प्रोसेस करना है तो प्रोसेस करने के लिए हम ये वाला सिंबल का यूज़ करते हैं। फिर हमको आउटपुट देना है तो आउटपुट देने के लिए हम ये वाला सिंबल का यूज़ करते हैं। हमारा काम हो गया तो स्टॉप करने के लिए फिर से हम जो है हम वहाँ पे इलिप्टिकल जो शेप है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारे पास जो है एल्गोरिथम, उसका फॉलो चार्ट। आप एक एग्जांपल लेकर इसको अगर हम समझ लें तो सपोज करिएगा हम यहाँ पे ले लिए ए बराबर 25, बी बराबर 17। अब इसको इस इनपुट को हम लोग जो है अगर एल्गोरिथम में चलाएं तो स्टेप 1 में हमें स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 में हमने यहाँ पे रीड कर लिया ओ ए और बी को, स्टेप 3 में हमने क्या किया सम कर लिए, स्टेप 4 में हमने सम करके उसको जो है डिस्प्ले करवा लिया, और स्टेप 5 में जो है हम यहाँ पे स्टॉप कर जा रहे हैं। कंक्लूजन की बात करें तो एल्गोरिथम हमारा सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इससे हम लोग जो है फॉलो चार्ट डिफाइन कर सकते हैं करेक्टली और उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारे पास ए पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स। इफ एल्स के जरिए हम लोग क्या क्या करना है, हमारा जो नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है उसको चेक करना है, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं जब भी कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आए तो वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है उसको डिफाइन करना है, फिर कौन सा लॉजिक यूज़ होगा वो देखना है। चाहे तो एल्गोरिथम लिख सकते हैं, फॉलो चार्ट बना सकते हैं, उसके बाद प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम बना के जो है उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल सा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। नंबर मेरा इवन है कि ऑड है। तो नंबर इज सेट टू बी इवन। इवन हम कब बोलेंगे कोई नंबर को,
तो वो नंबर अगर 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए तो हम उसको बोलेंगे वो इवन नंबर है। यहीं पे अगर हम ऑड की बात करें तो नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर वो रिमाइंडर 0 ना दे, कुछ और रिमाइंडर दे दे, तो हम वहाँ पे बोलेंगे ये नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर हमको कौन सा टूल देता है? रिमाइंडर जो हमको देता है वो मॉड्यूलो टूल देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब मॉड्यूलो लेंगे। मॉड्यूलो लेने के बाद अगर रिमाइंडर उसका 0 आ गया तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे ये जो है इवन है। अदरवाइज क्या है? वो ऑड है। और हमको यूज़ भी करना है क्या? इफ़ इल्स को। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्गोरिथम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फॉलो चार्ट लिख लेंगे, उसके बाद इसका हम प्रोग्राम लिख लेंगे। ये दोनों हम एक्स्ट्रा में लिख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। लेकिन आपको जो ये पता होना चाहिए कि कैसे हम जो है पेज अच्छे से भर सकते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे वेरिएबल नम को, रीड कर लेंगे एन को, ना अपने इनपुट ले लेंगे। फिर हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड लगा के, अगर ये जो डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे क्या? वो प्रिंट कर दो इवन को। अगर ये सही नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे? ऑड कर दो और उसका स्टॉप कर जाएंगे। इसी चीज़ को अगर फॉलो चार्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट किए, इनपुट लिए, इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे? मॉड्यूलो लेंगे। मॉड्यूलो में अगर येस आ गया तो हम इवन प्रिंट कर देंगे, अगर ये नो आ गया तो हम लोग जो है ऑड प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जो है इवन आए चाहे ऑड आए उसके बाद हमको तो स्टॉप करना ही है, उसके बाद हम स्टॉप कर जाएंगे। अब चलिए इसका हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम सिंपल सा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच तो लिखना ही है प्रिंट एफ और स्कैन चलाने के लिए। फिर हमको इंट मेन में आ गए, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए नम नाम का। यूजर से हमने क्या किया? नम को इंटर करवा लिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ के जरिए। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। मेरा नम जो है अगर 2 के बराबर, 2 से मॉड्यूलो लेने पर अगर 0 दे रहा है तो हम क्या कहेंगे? इवन नंबर है। अगर नहीं हुआ तो एल्स क्या है? वो ऑड है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ सैंपल लेके इसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में अगर मान लेते हैं हम 24 ले लिए, तो ये 24 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 देगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वो इवन प्रिंट करके दे देगा। फिर हम 37 दिए तो ये जो है ऑड प्रिंट करके दे देगा। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। एक्सप्लेन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन सी विच एग्जाम्पल प्रोग्राम। अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब होता है एक स्पेशल सिंबल है जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वेरिएबल पे, वैल्यूज़ पे। तो सी लैंग्वेज में बहुत सारा ऑपरेटर होता है, जिसमें से एक हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है और एक हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सब ऑपरेटर हो गया और इसका नाम हो गया। एडिशन 2 नंबर को ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन जो है वो घटाने का काम करता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करता है, डिवाइजन डिवाइड करता है और ये जो है रिमाइंडर देता है। एग्जाम्पल के जरिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी, ए मॉड्यूलो बी। अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल इसका है, ये रहा इसका एग्जाम्पल। हमने ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 3 किए तो 13 आ गया, 10 माइनस 3 किए तो 7 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 3 किए तो 30 आ गया, 10 डिवाइड 3 किए तो हमारे पास 30। और यहाँ पे ये याद रखिएगा हमेशा जो है इंटीजर में देगा। अगर हमको ये फ्लोटिंग में चाहिए होगा तो टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। अगर 10 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो हमारा जो है ये रिमाइंडर वाला दे देगा। ठीक है? तो ये रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर और उसका पूरा का पूरा ग्रंथ यहाँ पे हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा जो है वो ट्रू मतलब 1 देगा, फॉल्स मतलब 0 देगा। इसका आउटपुट यही रहता ही है। तो इसमें जो 3 टाइप का ऑपरेटर होता है, एक होता है हमारे पास लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और एक आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड हमारा जो है 1 तब देगा जब दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा। जैसे इसको हम लिखते हैं इस तरीक़ा से, ए लॉजिकल एंड बी। अगर हम और का यूज़ कर रहे हैं तो ए लॉजिकल और बी। अगर हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो लॉजिकल नॉट ए, इस तरीक़ा से। और इसको अगर हम जो है एग्जाम्पल के जरिए लिखेंगे, ए बराबर लिख दिए हैं 5, बी बराबर लिख दिए हैं 10। अगर इस तरीक़ा से हम करेंगे तो इसका जो है आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 1। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये 1 देगा। तो इधर वाला भी ट्रू होगा और इधर वाला भी ट्रू होगा।
फिर वो जो और है वो और कहता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं भी है, कोई एक अगर ट्रू है तो हम लोग 1 देंगे, अगर दोनों का दोनों फॉल्स है तभी हम 0 देंगे। लॉजिकल नॉट कहता है जस्ट रिवर्स, अगर ए ट्रू है तो हम फॉल्स देंगे और ए अगर फॉल्स है तो हम ट्रू देंगे, जस्ट रिवर्स, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये रहा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ऊपर में रहा हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि एग्जाम्पल के साथ करना है। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि stdio.h मेन में आएंगे। तो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे हम डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। ए और बी का वैल्यू लेने के बाद सिंपल सा हमको जो है एडिशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन कर लिए हैं। बस एग्जाम्पल जो ऊपर में हमने ऑपरेटर लिए हैं ना, वही ऑपरेटर को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे करना है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी, ए मॉड्यूलो बी। तो ये सभी को यहाँ पे हमने दे दिया और इसका आउटपुट यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है। अगर यहाँ पे हम कुछ इनपुट ले और इसका आउटपुट अगर एनालाइज करें, तो जैसे कि यहाँ पे हम इसका आउटपुट रन करवाते हैं, ए बराबर 10 है, बी बराबर 3 लिए हुए हैं। तो ए बराबर 10, बी बराबर 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो यहाँ पे सब प्रिंट होके आ गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो यहाँ पे ए बराबर हम ले लेते हैं 5, बी बराबर ले लेते हैं 10। सबसे पहले हम जो है लॉजिकल एंड को चलाएं। तो यहाँ पे हम इस तरीक़ा से एग्जाम्पल अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वही लेना है, एग्जाम्पल अपने मन से कोई भी रैंडम ले सकते हैं। यहाँ पे हम ए लेस देन बी ले लिए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम ए बी ग्रेटर देन 0 ले लिए हैं। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो जो है 1 देगा, अदरवाइज 0 दे देगा। फिर लॉजिकल और यहाँ पे ले लिए हैं, फिर लॉजिकल नॉट लगा दिए हैं और इसका आउटपुट यहाँ पे हम चलाएंगे तो इस तरीके से आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रोग्राम भी। आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। सब एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सब कुछ जो है ए टू जेड क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन रिलेशनल एंड बिटवाइज ऑपरेटर विथ एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो इससे पहले पूछ लिया क्या, इससे पहले पूछ लिया हमारे पास अर्थमेटिक और लॉजिकल। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशनल और बिटवाइज ऑपरेटर को। चलिए समझ लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारा है वो दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है, कि वो इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है, नॉट इक्वल है, सब कुछ बताने का काम करता है। वहीं पे बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बिट लेवल पे काम करता है, वो ऑपरेंड के बिट लेवल पे काम करता है। रिलेशनल ऑपरेटर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा या तो 1 होगा। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर है, तो यही है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब ऑपरेटर रिलेशनल में आएगा। ग्रेटर जो है आपको पता ही होगा, अगर ट्रू होगा तब ये 1 देगा और फॉल्स होगा तो 0 देगा। तो इसको लिखने का कोई जरूरी है नहीं, यहाँ पे लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया गया कि ये जो है रिटर्न करेगा 1, अगर ए लेस देन बी अगर हो गया तो। अगर नहीं हुआ तो सिंपल सा मतलब है कि हाँ अगर ग्रेटर हो रहा है तो वहाँ पे ट्रू देगा, अगर ग्रेटर नहीं हो रहा है, अगर ग्रेटर का हम यूज़ करें तो वहाँ पे फॉल्स दे देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिया क्या, 10 लेस देन 20। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 20 बड़ा है, 10 छोटा है, सही बात है। 10 जो है लेस है 20 से, तो ये सही है, तो ट्रू दे दिया, 1 दे दिया। अगर यहीं पे हम लिख देते 10 ग्रेटर 20, तो ये क्या है, ये फॉल्स बात है, तो यहाँ पे 0 दे देगा, जो कि नेक्स्ट में यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारा हुआ रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें, तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो इंडिविजुअल बिट पे परफॉर्म करता है। इसमें होता है आपका जो है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, टोटल इतना प्रकार का ऑपरेटर होता है यहाँ पे। बिटवाइज एंड जो है वो अगर दोनों बिट अगर जो है वो 1 है तो 1 देगा, अगर नहीं तो वो 0 दे देगा। बिटवाइज और जो है अगर कोई एक भी बिट अगर जो है वो 1 है तो 1 देगा। एक्सॉर जो है अगर डिफरेंट है तो 1 देगा, अगर सेम है तो 0 देगा। ये जो कम्प्लीमेंट है ये आपको जो है इन्वर्ट कर देगा, वंस बिकम 0 एंड 0 बिकम्स 1। ये सिंपल से आपको जो है वंस कम्प्लीमेंट यहाँ पे जैसा करते हैं ना उसी तरीके से ये आपको देगा। यहाँ पे इसका आंसर हमेशा होता है -x+1, मतलब माइनस में x से वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा, अगर माइनस वाला वैल्यू है तो वो प्लस में चल जाएगा, सिंपल सी। लेफ्ट शिफ्ट हमेशा जो है वो आपको उतना बिट से, जितना बिट से आप करना चाहते हैं उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। राइट शिफ्ट है आपको जो है वैल्यू को राइट में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल प्रोग्राम लेके देखते हैं दोनों का एग्जाम्पल।
रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो ए बराबर यहाँ पे हम ले लिए हैं 10, बी बराबर ले लिए हैं 20। दोनों को वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने किया, फिर यहाँ पे सिंपल सा जो भी यहाँ पर है ना उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं और देखते हैं किसका वैल्यू क्या आता है। तो ए बराबर क्या है 10 और बी बराबर 20। तो इसका आउटपुट जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, ये इसका आउटपुट आ रहा है। जो सही होगा वो ट्रू देगा 1 देगा, जो फॉल्स होगा वो 0 देगा। अब आप यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर इंडिविजुअल बिट पे काम करता है। जैसे यहाँ पे हम 5 और 3 का बात किए हैं, तो 5 और 3, तो 5 का वैल्यू क्या है, 5 का अगर बिट वाइज में लिखेगा तो 1 0 1 0 आ जाएगा। 3 का बिट वाइज में लिखेगा तो 0 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बिट वाइज एंड है, तो एंड है तो दोनों बिट अगर 1 रहेगा तभी नहीं 1 देगा। तो यहाँ पे दोनों बिट कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, और सब जगह तो 0 है, मतलब दोनों 1 नहीं है तो सब जगह 0 देगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। बिट वाइज और की बात करें तो कोई एक भी 1 है तो 1 दे देगा, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। एक और अगर दोनों डिफरेंट है तब 1 देगा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे ये 2 और ये 4 मतलब 6 मिल जाएगा इसका आंसर। कंप्लीमेंट में जो है ना, किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, ये ए का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है 5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -6 आएगा। माइनस में एक वैल्यू बढ़ा दीजिएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है सिंपल सा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है, ए को कर रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 से कर रहे हैं तो 1, इसका आंसर आ जाएगा 10। अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड 2 के पावर 1, मतलब यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 को कर दिए। तो ये सब कंसेप्ट ऑलरेडी हम जो है पूरा कोर्स में पढ़ाए हुए हैं। सब कुछ आपको इन डिटेल नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आप जब पूरा कोर्स में पढ़ लीजिएगा ना, तो ये सब जो है आपको चिंदी लगेगा, चिंदी चिंदी सा सवाल लगेगा। ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने यहाँ पे जो है बी पार्ट भी कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, तभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। किधर गया किधर गया, अच्छा भाई अच्छा, ये रहा क्वेश्चन का बी और ये रहा 5 का ए पार्ट। चलिए, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि काफ़ी ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब हर एक साल में देखिएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आया ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विथ एग्जांपल। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए समझ लीजिएगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है। तो हम जब आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में दो तरीका से, फंक्शन में आर्गुमेंट पास करने का दो तरीका होता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में मेन डिफरेंस यही है कि वहाँ पे हम जो एक्चुअल वैल्यू देते हैं, एक में क्या होता है वो वैल्यू बदल जाता है और एक में जो होता है वो वैल्यू नहीं बदलता है। यही मेन डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं किस में वैल्यू एक्चुअल वैल्यू बदलता है और किस में वैल्यू नहीं बदलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉल बाय वैल्यू का, तो कॉल बाय वैल्यू कहता है इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ एक्चुअल वैल्यू इज पास टू ए फंक्शन। हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू का कॉपी पास करते हैं फंक्शन में। चेंजेस मेन टू पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, पैरामीटर में वैल्यू तो पास करेंगे ही, वैल्यू पास करते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो वहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कोई फंक्शन बनाए हैं, वहाँ पे अगर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारा कहता है कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग जो मॉडिफाई करेंगे, जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो एक्चुअल वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे कि देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है ए नाम का, जिसमें वैल्यू हम यहाँ पे दिए हैं 10। फिर यहाँ पे ये हमने क्या किया, कॉपी बनाया इसका 10 का, मेन फंक्शन हमारा जो है फंक्शन में गया, जो भी फंक्शन का नाम रहेगा उसमें। लेकिन यहाँ पे आफ्टर फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में जो वैल्यू है वो बदल जाएगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो मेरा है वो मेन फंक्शन में सेम ही रहेगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कॉल बाय वैल्यू में जो है वो वैल्यू हमारा अनचेंज रहता है, ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन उसका कॉपी जो होता है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम जो है कॉल बाय रेफरेंस पे। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम लोग जो एक्चुअल वैल्यू होता है उस वैल्यू का ना पास करके उस वैल्यू का हम लोग जो है एड्रेस पास करते हैं।
कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू को हम लोग रेफरेंस पास करते हैं। उसके बाद हम जो भी चेंज करेंगे उस फंक्शन में उस एड्रेस के साथ, तो उसका एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो वैल्यू भी मॉडिफाई होगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू भी चेंज होता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू चेंज होता है, लेकिन वैल्यू वाले में हमारा जो है वो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल की बात करिएगा तो सेम वही एग्जांपल है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर के जरिए उसके एड्रेस को पास किए, और यहाँ पे जब देखिएगा फंक्शन कॉल होने के बाद तो यहाँ पर भी 20 हो गया और यहाँ पर भी 20 हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 20 हुआ था। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह जो है वो 20-20 हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाई किए हैं, तो उसके एड्रेस पे भी जाके वो क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीका से वैल्यू जो है ये बदल रहा है और किस तरीका से नहीं बदल रहा है। जैसे सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू का हमने बात करता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मेन फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो मेन फंक्शन बना लिए हैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे वैल्यू हम दे दिए हैं 10। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल करने से पहले ए का वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन हम कॉल किए हैं, तो फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है कि ए जो हम वैल्यू देंगे ये वैल्यू को क्या करेगा, 10 उसमें ऐड करेगा। तो इस फंक्शन के अंदर में तो वैल्यू एक्स का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। लेकिन कॉल करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे तो हमारा क्या हुआ, कॉपी गया था ना, एक्चुअल वैल्यू तो बदला नहीं है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो सिंपल सा, बिफोर कॉलिंग 10 था, लेकिन आफ्टर कॉलिंग भी ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, लेकिन इस फंक्शन में जो एक्स का वैल्यू है वो बदल जाएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो हमने पास किया है यहाँ पे ए को, इस ए में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा हुआ कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में आते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस में भी सब कुछ सेम है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए के बदला ए के एड्रेस को पास कर रहे हैं, और उसके बाद फिर से सब कुछ हम नॉर्मली जैसे यहाँ पे किए थे वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम एड्रेस पास किए। जब ये एड्रेस हम पास किए तो यहाँ पे पॉइंटर के जरिए हम क्या किए, उस एड्रेस को ले लिए हैशटैग पॉइंटर लगा के, स्टार पॉइंटर लगा के हमने क्या किया, इस एड्रेस को वहाँ पे पॉइंटर में ले लिए। उसके बाद पॉइंटर के जरिए हमने क्या किया, एडिशन परफॉर्म किया। अब जब एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एड्रेस गया है, कॉपी तो गया नहीं है, एड्रेस हम किए हैं, तो उस एड्रेस यहाँ पे जो हम चेंज करेंगे उसके एड्रेस पे भी चेंज होगा ना, क्योंकि एड्रेस वहाँ पे हम दे दिए हैं। जब एड्रेस नहीं दे दिए हैं तो सब कुछ जो है वो एक्सेस कर सकता है एड्रेस के जरिए। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पे भी चेंज होगा, बस एक्चुअल कॉल करने से पहले चेंज नहीं होगा, बाद बाकी दोनों जगह वह चेंज हो जाएगा। तो कॉल बाय वैल्यू का एडवांटेज ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सेफ है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होता है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में जो है ये थोड़ा सा जो है इसको सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे बदल जा रहा है। अब थोड़ा सा इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, चलिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। तो यहाँ पे हम लोग जो है कॉपी पास करते हैं और यहाँ पे हम एड्रेस पास करते हैं। यहाँ पे मेमोरी सेपरेट यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सेम मेमोरी यूज़ होता है। यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू अफेक्टेड होता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये नॉर्मल वेरिएबल होता है, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल यूज़ किया जाता है। स्पीड इसका फास्ट होता है, इसका थोड़ा सा स्लो होता है। ये थोड़ा सा सेफ होता है, लेकिन ये सेफ नहीं है क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू बदल रहा है। यहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू जो है रिटर्न मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है मल्टीपल वैल्यू हम रिटर्न करवा सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ अगर ओरिजिनल वैल्यू बदलना होगा तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे हम एड्रेस पास करते हैं जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो ये रहा कॉल बाय वैल्यू के बारे में और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा गया है, तो आगे भी पूछने का चांस है। कभी कभी जो है ना इसका आधा पूछ देता है, कॉल बाय रेफरेंस पूछ देता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास फंक्शंस जो होता है वो ब्रेक होता है लार्ज प्रोग्राम में, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि फंक्शंस में। तो लाइब्रेरी जहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस रहता है, और एक हमारा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में। चलिए समझते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। तो लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। These functions are written by the C program developer and are stored in the header file.
वी कैन यूज़ दिस फंक्शन इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट हेडर फाइल लगा के इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, SQRT, स्ट्रिंग लेन, ये सब हम जो है मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन में ये सब मौजूद है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, तो इसको यूज़र खुद डिफाइन करता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसका यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी वाला फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है, इसको हमको खुद से बनाना पड़ता है। सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर रिटर्न टाइप लगाते हैं। इस तरीक़ा से हम इसका जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एडवांटेज की बात करें लाइब्रेरी फंक्शन का, तो यहाँ पे टाइम है वो कम लगता है, एफर्ट्स कम लगता है, टेस्टेड होता है और रिलायबल होता है, मतलब यहाँ पे पहले से सब कुछ फिक्स है, बस आपको यूज़ करना है। ऑलरेडी अवेलेबल होता है, यहाँ पे आपका पोर्टेबिलिटी इम्प्रूव होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, तो इसको हम इस तरीक़ा से लिखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया गया कि हम 2 नंबर को सम करने वाला जो है यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हैं, फंक्शन बनाए हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं मेन फंक्शन के साइज़ को, ये सब चीज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डिफरेंस का बात करते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जहाँ ये सी लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। यूज़र डिफाइंड जो होता है उसको खुद यूज़र डिफाइन करता है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये हेडर फाइल में अवेलेबल होता है, इसके लिए हमको कोई हेडर फाइल का नीड नहीं होता है। सी डेवलपर ने इसको लिखा है लाइब्रेरी वाले को, लेकिन यहाँ पे यूज़र खुद लिखता है। यहाँ पे हेडर फाइल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई हेडर फाइल रिक्वायर्ड नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन इसका हिडन होता है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नोन होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे जो है लिमिटेड टू प्री डिफाइंड टास्क, जैसे प्री डिफाइंड पहले से डिफाइन किया गया है, सिर्फ उसी तक लिमिटेड रहता है। लेकिन यहाँ तो फुल फ्लेक्सिबल है, हम अपने अकॉर्डिंग उसके टास्क को जो है बढ़ा घटा सकते हैं। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जितना मन हो उतना बना सकते हैं। यहाँ पे हम जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, स्क्वायर, एलियन, यहाँ पे ऐड, स्वैप, फैक्ट, एरिया, यहाँ पे हम लोग जो है फिक्स वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है रिटर्न वैल्यू करवा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जो भी मन हो वो। ये मोर पोर्टेबल है और ये थोड़ा सा जो है डिपेंड करता है यूज़र के कोड पे कितना पोर्टेबल ये है। तो ये रहा लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे ये हमारा है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट पे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग? व्हाट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे? एक्सप्लेन वन डायमेंशन एरे विथ सुटेबल एग्जांपल। सिंपल सा कहना है कि आपको ये बताना है एरे क्या होता है, फिर एरे का एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं, फिर आपको जो है वन डायमेंशन एरे को एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए, बहुत सारा इस क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज एरे, डेफिनेशन ऑफ एरे। तो एरे का सिंपल सा मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अंडर अ सिंगल नेम, उसको हम लोग बोलते हैं एरे। यहाँ पे हमारा जो इंडेक्सेस पे काम होता है, जो लोकेशंस होता है एरे का, उसको हम लोग इंडेक्स से यहाँ पे डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम इंटीजर टाइप का एरे बनाना है तो उसमें हम सिर्फ इंटीजर डाटा को ही स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा को। ठीक है। एरे का नीड क्या है? तो जैसे मान लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमको अगर स्टोर करना है, बहुत सारे वेरिएबल्स का अगर हमको ज़रूरी पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम बहुत सारा वेरिएबल्स ना बना के हम सिंपल सा एक एरे बनाएंगे और उस एरे में ही सेम टाइप के डाटा अगर हैं तो उसको हम लोग स्टोर कर देंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो रोल नंबर का, अगर आप रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं 1 2 3 इस तरीक़ा से, तो आपको जो है हर एक स्टूडेंट के लिए अलग-अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एरे यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली हम सिर्फ जो है रोल नंबर नाम का एक एरे बनाएंगे और उसी में सबको स्टोर कर देंगे बिना बहुत सारे वेरिएबल बनाए। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इट अलाउ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप अंडर अ सिंगल नेम। सेकेंड है इजी टू एक्सेस यूजिंग इंडेक्स।
अगला है हमारे पास रिड्यूस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, easy to sort, search and process data, same memory space, memory is allocated only once, useful to represent table, list, matrix and other data structure। तो ये सब कुछ कुछ इसका जो है हमारे पास एरे का कुछ कुछ एडवांटेज हुआ। अब ये सिंगल डायमेंशन एरे क्या है? वन डायमेंशन एरे। अ वन डायमेंशन एरे इज अ लीनियर एलिमेंट सेम टाइप ऑल स्टोर इन अ सिंगल रो। सिंपल सा लीनियर मतलब एक रो में जो है वो सबको हम स्टोर करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या होता है? अगर हम 1D एरे बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डाटा टाइप, फिर लिखते हैं एरे का नाम, फिर देते हैं हम उसका साइज। जैसे एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले इंट दे दिए डाटा टाइप, एरे का नाम दे दिए ए, साइज दे दिए 5। जिस तरीका से लिखा गया उसी तरीका से लिखना है। ये हमारा सिंटैक्स हुआ वन डायमेंशन एरे। इसको रिप्रेजेंट आप किस तरह से करिएगा? तो इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम 5 साइज का एरे बनाए हैं ना, तो 5 साइज का एरे बना लीजिए। ये रहा हमारा 5 साइज का एरे, ठीक है। उसके बाद इसका इंडेक्स, तो इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 4 हो गया। फिर इसका एड्रेस भी आप दे सकते हैं, तो एरे का एड्रेस भी दे दीजिए। आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 2000 से, किसी भी नंबर से आप स्टार्ट कर लीजिए, बस अगला नंबर उसके 4 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है और इंटीजर हमारा जो है 4 बाइट लेता है, इसलिए वो 4 यहाँ पे आगे आपको ले जाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर में आई डिफाइन कर दिए हैं एन, और यहाँ पे हमने जो है एक एरे बना लिए हैं 10 साइज का। हम यहाँ पे एन का वैल्यू ले लेंगे कि हमको एलिमेंट को क्या करना है, इंटर करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट कर लेंगे नंबर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और उतना नंबर इंटर करवाएंगे। जैसे मान लेते हैं 5 नंबर हमको क्या करना है, इंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 तक उसको लूप को चलाएंगे और 5 नंबर हम यूज़र से ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा प्रिंट कर देंगे। तो ये जो है प्रिंटिंग करने वाला, एरे में हम किस तरह से प्रिंट करते हैं वो चीज़ है। इसको ऑलरेडी हमने कोर्स में है पूरा अच्छे से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना डिटेल में करेंगे नहीं, बस यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो इसके आउटपुट को अगर हम एनालाइज करें, तो सबसे पहले हम क्या किए, हमारा प्रोग्राम रन हुआ, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमने 5 इंटर कर दिया। अब बोल रहा है 5 नंबर आप इंटर करो, तो 10 20 30 40 50 हमने इंटर कर दिया, और वही को यहाँ पे हमने जो है प्रिंट करवा दिए हैं इस लूप के जरिए। तो कंक्लूजन यही है कि एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट स्टोर इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। वन डायमेंशन array is the simplest form of array which is widely used for storing and processing list of data in C। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, जहाँ पे हमने देखा एरे क्या होता है, नीड ऑफ एरे, एडवांटेज ऑफ एरे, उसके बाद वन डायमेंशन एरे, फिर उसका सिंटैक्स, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने जो है उसका एग्जाम्पल, आउटपुट, ये सारी चीज़ हमने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आप थोड़ा सा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंसेस है उसको हमको बताना है। तो चलिए समझते हैं क्या है दोनों में डिफरेंसेस। तो कैरेक्टर एरे का मतलब होता है अ एरे इज एन एरे हुज एलिमेंट आर कैरेक्टर्स। ऐसा एरे जिसके एलिमेंट्स कैरेक्टर है। इट कैन स्टोर इंडिविजुअल कैरेक्टर, इट मे और मे नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। ये नल कैरेक्टर से इंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैरेक्टर एरे का सिंपल सा मतलब है ऐसा एरे जिसमें सारा एलिमेंट जो है वो कैरेक्टर ही है, उसको हम लोग कैरेक्टर एरे बोलेंगे। इसके अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, तो इसको हम लोग लिखते हैं जैसे एरे बनाते हैं वैसे ही, बस यहाँ पे डाटा टाइप हम क्या करते हैं उसका कैर दे देते हैं। फिर एरे का नाम, जो भी साइज देना है वो साइज दे दीजिएगा, तो ये हमारा एक कैरेक्टर एरे बनता है। उसके बाद इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो सपोज करिए हमने यहाँ पे बना लिया कैरेक्टर एरे और इसमें हमको स्टोर करना है हेलो। इसको जब हम स्टोर करेंगे तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आ गया एच ई ई ई एल, यहाँ पे ओ, तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे हेलो, ठीक है, HELL O। सेम उसी प्रकार से कैरेक्टर यहाँ पे 1 बाइट लेता है, तो यहाँ पे हमने 1 बिट का डिफरेंस रखे हैं। इंडेक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस तरीका से हमारा जो है कैरेक्टर एरे में स्टोर्ड होता है। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि नल कैरेक्टर से एंड होता है। इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर बाय
यहाँ पे हमारा जो है ये हमेशा जो है ना लास्ट में नल कैरेक्टर देगा ही देगा। कौन? स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसके लिखने का सिंटैक्स क्या है? इसका लिखने का भी सिंटैक्स होती है इसी तरह से। हम सबसे पहले कैर लिखते हैं, फिर एरे का नाम देते हैं और साइज देते हैं। तो स्ट्रिंग में एक यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारा हमेशा नल कैरेक्टर रहेगा और यहाँ पे हमारा नल कैरेक्टर नहीं भी रह सकता है। स्ट्रिंग को हम लोग किस तरह से देते हैं? तो इस तरीके से, अगर आप इनको डबल कोट में देना है तो डबल कोट में दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल कोट में सबको दिए है और यहाँ पे डबल कोट में डायरेक्ट पूरा का पूरा हेलो लिख दीजिए। तो इसको भी आप लिखिएगा तो इसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम एरे को 3000 से स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बिट का यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं किधर गया, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ओके, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर हमारा एक एक बिट का डिफरेंस रह के आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एक बिट लेता है। नल कैरेक्टर यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि यहाँ से हमारा जो है वो एंड हो गया है स्ट्रिंग। अब आते हैं कुछ कुछ इसके डिफरेंस की बात करते हैं। ओके, अभी तो बस इसके बारे में हम समझ रहे थे, अब आते हैं डिफरेंस पे। तो डिफिनीशन कहता है कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर एरे का कहता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग का कहता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। टर्मिनेशन यहाँ पे हमारा नल से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे ऑलवेज हमारा नल से होगा। यहाँ पे नल कैरेक्टर देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी होता है लास्ट में देना। मेमोरी की बात करें तो डू नॉट ऑटोमेटिकली ऐड, यहाँ पे हमारा नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको ऐड कर देता है। स्कैनएफ के जरिए हम लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है रीड करता है स्पेस तक, एक स्पेस जहाँ तक रहेगा वहीं तक ये रीड करेगा, अगर स्कैनएफ हम लगा रहे हैं स्ट्रिंग में तो। यहाँ पे अगर हम गेटेस का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीका से करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग गेटेस का यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम डायरेक्टली स्ट्रिंग का नाम देके प्रिंट करवाएंगे। लेंथ की बात करें तो यहाँ पे कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है लेंथ फाइंड करने के लिए, लेकिन स्ट्रिंग में हमारा फाइंड करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन होता है strlen। पर्पस होता है इसका कैन स्टोर एनी सेट ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे जो होता है ये डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लिखने में कोई जो है चेंजेस नहीं है, लेकिन उसके बिहेवियर में चेंजेस है। टिपिकली यूज़ की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टोरेज के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कैरेक्टर अगर स्टोर करना है तो। अगर हमको स्ट्रिंग को हैंडल करना है, टेक्स्ट को हैंडल करना है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट स्ट्रिंग फंक्शन कैन नॉट बी यूज़, यहाँ पे हमारा जो है यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत सारा स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ होता है। चलिए एक एग्जांपल लेके आप देख लेते हैं, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हैं एक कैरेक्टर एरे, एक हमने स्ट्रिंग बनाया है। कैरेक्टर एरे में हेलो दे दिए हैं इस इंडिविजुअली वन बाई वन करके, और स्ट्रिंग में हमने एक बार यहाँ पे पास कर दिए हैं। इसको यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाएं तो एरे को हमको प्रिंट करवाना होगा इस तरह से। ये हमारा एरे को प्रिंट करने के लिए है और ये हमारा स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए है। और लेंथ भी यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर वाला, ये रहा हमारा स्ट्रिंग वाला, और ये रहा इसका लेंथ। तो इस तरीका से इसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, जहाँ पे हमने एरे को तो पहले ही देख लिए थे, फिर हमने जो है कैरेक्टर एरे को देखे, स्ट्रिंग को देखे, और इसके बीच में जो डिफरेंस है, बेसिक बेसिक डिफरेंस हमने वो समझा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। एरे और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस लिखना है। क्या है एरे और स्ट्रक्चर? तो एरे के बारे में तो अभी हमने बहुत सारा चीज़ समझे हैं, चलिए यहाँ पे फटाफट से समझ लेते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। एरे हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। इसका सिंटैक्स हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि स्टोर करता है कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप। डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के एलिमेंट को क्या करता है? स्ट्रक्चर स्टोर करता है। स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका है, सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, उसके अंदर में जो भी उसका मेंबर देना है डाटा टाइप लगा के उसका मेंबर दे देते हैं, मेंबर 1 मेंबर 2 जितना देना है दे दीजिए। उसके बाद बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये होता है सिंटैक्स स्ट्रक्चर लिखने का। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं स्टूडेंट का, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट करली ब्रैकेट से स्टार्ट, इंट रोल नंबर कैर नेम मार्क्स, स्टूडेंट के पास जो भी चीज़ हो सकता है बेसिक बेसिक यहाँ पे हमने लिख दिया है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिए हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना है स्टूडेंट का। तो इस तरह से हम एरे बनाते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं।
अब आते हैं इसके अंदर बेसिक बेसिक जो डिफरेंस है, उस बेसिक बेसिक डिफरेंस को समझते हैं एरे और स्ट्रक्चर के बीच में। सबसे पहले डाटा टाइप की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टोर होता है सेम डाटा टाइप। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है होमोजीनियस डाटा टाइप होता है, सबका सेम रहता है। यहाँ पे हमारा जो है हेट्रोजीनियस रहता है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप रहता है। मेमोरी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्लॉक होता है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा पैडिंग रहता है। यहाँ पे नेसेसरी नहीं कि कंटिन्यूअस ऑर्डर में सब स्टोर हो। एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे हम इंडेक्स के जरिए जो है एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं। साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है टाइम ऑफ डिक्लेरेशन के दौरान ही साइज़ फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा उसका मेंबर का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा बनता है। नेम की बात करें तो यहाँ पे बेस एड्रेस को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की नेम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बेस एड्रेस को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। असाइनमेंट की बात करें तो इंटायर एरे कैन नॉट बी असाइन टू एन, को यहाँ पे हम पूरे एरे को असाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है इंटायर स्ट्रक्चर कैन बी असाइन टू अदर स्ट्रक्चर इफ नो पॉइंटर मेंबर। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि पासिंग फंक्शन हम लोग फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंटर के जरिए पास कर सकते हैं और यहाँ पे हम जो है कॉल बाय वैल्यू के जरिए भी पास कर सकते हैं स्ट्रक्चर के एरे को देखें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगला पर्पस की बात करें तो यहाँ पे हमको अगर सेम टाइप का एलिमेंट है तो हम एरे का यूज़ कर लेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एलिमेंट है तो वहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रक्चर का यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जैसे हम डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे हमने इसका जो है अपना बना लिए हैं ऑब्जेक्ट, जिसको आप बोलते हैं उसका वेरिएबल बनाना है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है। ये थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल है और यहाँ पे ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे हम लोग मेनी आइटम को सेम डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को एक इंटिटी के बारे में स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं चलिए। जैसे एरे का तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपको पता है, पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पे बना लिया है तो यहाँ पे 4 बाइट, फिर 20 बाइट नेम ले रहा है और यहाँ पे 4 बाइट मार्क्स ले रहा है। तो यहाँ पे टोटल साइज जो हुआ ना, ये टोटल साइज मिला के हमारा स्ट्रक्चर का साइज बना। स्ट्रक्चर का साइज कितना हुआ, 28 बाइट का हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है सब 4 बाइट का ही ले रहा है तो यहाँ पे 16 बाइट का हुआ और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का साइज हुआ 28 बाइट का। एडवांटेज की बात करें स्ट्रक्चर का, इट कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप टुगेदर। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड, इम्प्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, इजी टू हैंडल कम्प्लेक्स डाटा। यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन को पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम यहाँ स्टूडेंट वाला बनाए थे ऊपर में, उसी को यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, पास यहाँ पे में स्टोर कर दे रहे हैं स्ट्रक्चर के जरिए। उसके बाद सबको जो है हम प्रिंट यहाँ पे 1 बाय 1 करवा दे रहे हैं। इसका आउटपुट की बात करें तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा, जैसे कि ये 101 रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फिर मार्क्स आ गया, ये हमारा आ गया है। तो ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर और एरे के बारे में। आई होप आपको ये पूरा डिटेल्ड यहाँ पे हमने जो है सोल्यूशन देखा है, ये समझ में आया होगा। पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा भी गया है और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी वगैरह हो गया है तो उसको भी आप जो है कर पाएँ। इसलिए जो है पूरा डिटेल में देख ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर को तो ऑलरेडी देख लिए, अब यूनियन भी देख लेते हैं क्या होता है। तो स्ट्रक्चर को सिंपल से हम लोग बनाते कैसे हैं, यहाँ पे हम लोग एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सिंटैक्स ऑलरेडी हमने जस्ट अभी देख लिए हैं। यूनियन पे आते हैं तो यूनियन भी मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है। यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पर भी अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि हम सिर्फ एक बार में एक ही मेंबर को स्टोर कर सकते हैं, वो एक वैल्यू को। यहाँ पे मान लेते हैं 5 वैल्यू हम जो है डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर दिए, जैसे मान लेते हैं ये कर दिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक बार में एक ही वैल्यू पे काम कर सकते हैं, वही कहता है यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन में यही बेसिक डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर में हम हर एक मेंबर पे काम कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में हम किसी एक मेंबर पर ही काम कर सकते हैं एक बार में। और मेमोरी में साइज भी जो है वो एक बार में एक ही, जो भी हम नीचे डिफाइन करेंगे सबसे नीचे, वो उतना ही साइज का वो लेता है। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा इस जो भी डाटा टाइप में सबसे बड़ा का जो साइज होगा ना, उतना साइज का मेमोरी हमको मिल जाएगा और जिस भी पे हमको काम करना होगा वो जाके उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे हम स्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूनियन का यूज़ करते हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है।
स्ट्रक्चर को तो ऑलरेडी हम देख लिए हैं। इस तरीक़ा से हम लोग जो है टोटल जितना भी हमारे पास उसको डिक्लेयर किए हैं, सब यहाँ पे आके लेगा जगह। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है यूनियन में, जो हाईएस्ट साइज़ का है, हाईएस्ट साइज़ का, तो हाईएस्ट साइज़ कितना है 4 बाइट का, तो इसका साइज़ जो हो जाएगा वो 4 बाइट हो जाएगा। पूरा को ऐड करके यहाँ पे साइज़ नहीं आता है, यहाँ पे सबसे बड़का जो साइज़ रहता है सिर्फ़ वही साइज़ का मेमोरी एलोकेट होता है। अब आइए इसके बीच में डिफ़रेंस को देख लेते हैं। डिफ़रेंस क्या है, यहाँ पे ईच मेंबर जो है, ईच मेंबर सभी को सेपरेट मेमोरी मिलता है। यहाँ पे सबको सेपरेट मेमोरी नहीं मिलता है, जो सबसे बड़का टाइप का होता है उसी को मिलता है। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर होता है, यहाँ पर भी डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर होता है। यहाँ पे सभी को ऐड करिएगा तब आपका टोटल साइज़ मिलेगा, और यहाँ पे सबसे बड़का डाटा टाइप रहेगा उसका साइज़ मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा साइमल्टेनियसली सब स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर को ही एक बार में स्टोर कर सकते हैं। चेंजिंग करेंगे तो वहाँ पे कोई दूसरे पे अफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे तो अदर मेंबर पे जो है वो अफेक्ट डालेगा। मोर मेमोरी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होता है। एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे हम जो है सेम टाइम पे सभी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक मेंबर को एक बार में ही एक्सेस कर सकते हैं। इनिशियलाइज़ेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज़ कर सकते हैं सभी मेंबर को एक साथ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक मेंबर को एक बार में इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ऑल डाटा को एक आइटम, सभी को हम एक जो है एक साथ डाटा आइटम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक को ही दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, यूनियन बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों को। यहाँ पे हमारा जो है डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे सेम एड्रेस पे स्टोर होता है। ये थोड़ा-सा लेस एफिशिएंट है और ये हमारा मोर एफिशिएंट है, क्योंकि मेमोरी वेस्टेज वगैरह यहाँ पे कम होता है। चलिए एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये हमारा हुआ, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर वाला बना लिया और एक यूनियन वाला। अब कहिएगा स्ट्रक्चर कहाँ बना है, यूनियन कहाँ बना है, तो स्ट्रक्चर और यूनियन हमारा ऊपर में बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम डिक्लेयर किए हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये यूनियन बना हुआ है। इसी को डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना लिए, यूनियन का एक वेरिएबल बना लिए हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर वाले में यहाँ पे हम लोग सब दे रहे हैं डाटा, फिर यहाँ पे हम लोग जो है यूनियन वाले में दे रहे हैं सब डाटा। यूनियन वाले में सब डाटा दे दिए। उसके बाद जब प्रिंट करने आएँगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ़ हम एक बार में एक ही वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं यूनियन वाले का। सबको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर वाले में जो भी है सबको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्ट्रक्चर वाले में सब प्रिंट कर दिया, यूनियन वाले में हमको जो है सब प्रिंट नहीं कर सकते हैं, कुछ हम एक बार में एक ही चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हम डाटा देंगे वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम वन बाय वन डाटा दे रहे हैं, उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच में, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि क्या है डिफ़रेंस दोनों के बीच में। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ पॉइंटर? एक्सप्लेन पॉइंटर जो है डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन विथ प्रोग्राम। पॉइंटर क्या है वो बताना है, फिर उसका डिक्लेरेशन बताना है, इनिशियलाइजेशन करना है, और एक एग्जांपल प्रोग्राम लेके हमको बताना है। तो पॉइंटर का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर का नीड होता है ताकि हम जो है वेरिएबल को इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, रेफरेंस हम लोग हैंडल कर सकते हैं, एरे स्ट्रिंग को इफिशिएंटली हम लोग जो है मेमोरी को डायनेमिकली जो है स्टोर कर सकते हैं। हम लोग कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ये सब को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉइंटर के जरिए। पॉइंटर डिक्लेरेशन की बात करें तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही, फिर हम स्टार लगा देते हैं, उसके बाद पॉइंटर का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंट स्टार पी, फ्लोट स्टार, एफ पी टी आर, ये सब हमारा जो है डिक्लेरेशन हुआ पॉइंटर का। इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, तो इनिशियलाइज़ करने का सिंपल सा हमारा मेथड है, हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एड्रेस देना है तो एड्रेस निकालने वाला एक ऑपरेटर रहना चाहिए ना। तो जैसे कि हमको पॉइंटर मान लेते हैं, ये पॉइंटर नेम नाम का एक पॉइंटर है, इसमें हमको जो है वेरिएबल को पास करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एम्परसेंड और वेरिएबल का नाम। तो इस तरह से हम लोग जो है इनिशियलाइज़ करते हैं पॉइंटर को। जैसे कि इंट A10 ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल हुआ, पॉइंटर वेरिएबल में इनिशियलाइज़ करना है तो हम कर देंगे इंट स्टार p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो जैसे वेरिएबल हमारा A है तो इसका एड्रेस ये रहा, इसका कंटेंट हमारा 25 रहा, यहाँ पे हमने स्टोर किया है। फिर यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल बना है P नाम का, इसका एड्रेस क्या है, एक 104, क्योंकि मेमोरी में तो ये रहेगा ना, तो इसका एड्रेस तो रहेगा कुछ, लेकिन इसमें क्या स्टोर होगा, तो इसमें इसका जो है एड्रेस स्टोर रहेगा।
ए का जो एड्रेस है ना इसमें स्टोर जाकर हो जाएगा, इसका कंटेंट जो है उसका एड्रेस बन जाएगा। तो मेमोरी लोकेशन हमारा कुछ इस तरह से चलता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? पॉइंटर क्या सिंटैक्स है, ऑपरेटर्स हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो स्टार लगा के हम लोग जो उसमें से वैल्यू एक्सेस करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि हमने एक नॉर्मल वेरिएबल बना लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिए और यहाँ पे पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ए के एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पी को प्रिंट कर रहे हैं, पी के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो पी के जो वैल्यू को प्रिंट करना है ना, तो वहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं। स्टार लगा देंगे, जैसे मान लेते हैं हम स्टार लगा दिया, और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब ये है, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देता है और सिंपल सा ए बच जाता है। इस तरीका से आप सोच सकते हैं। फिर स्टार पी बराबर हम 50 करते हैं, उसके बाद देखना है वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले ए बराबर 25 प्रिंट हो गया, ए का एड्रेस सपोज करिएगा 1000, तो 1000 प्रिंट हो गया। पी में 1000 स्टोर है, पी के जो अंदर में एड्रेस है उस पर अगर आपको प्रिंट करना है तो स्टार लगा दीजिए, तो 25 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम 50 कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू देखना है, ए का वैल्यू 50 हो गया और पी का भी वैल्यू हमारा जो है एड्रेस ऑफ पी का जो उस पर स्टोर था उसका भी वैल्यू क्या हो गया, 50 हो गया है। चलिए इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस अलाउ हो जाता है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन अलाउ हो जाता है। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग को अच्छे से हम इफिशिएंटली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, पॉइंटर्स के बारे में। आई होप आपको इतना जो है डिटेल जानकारी पॉइंटर के बारे में समझ में आया होगा। और पॉइंटर के बारे में अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है तो उसको जो है आप अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में हमने पूरा जो है सब कुछ ए टू जेड पॉइंटर के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फाइल, फाइल क्या है, एक्सप्लेन करना है। टेक्स्ट फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल क्या होता है, इन डिटेल। तो चलिए सबसे पहले सवाल समझते हैं ये फाइल क्या होता है। तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ईटीसी एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। सिंपल सा फाइल हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है जो कि स्टोर करते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में। इसको हम लोग जो है परमानेंट स्टोर में भी बोलते हैं। तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको डाटा को जो है वो परमानेंटली सेव करना है वहाँ पे। फाइल हैंडलिंग का नीड क्या है, तो फाइल हैंडलिंग का नीड है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हम लोग जो है उसको डाटा को फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हैं। हम लोग जो है उसमें अलग अलग डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। हम लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं रिडंडेंसी को। हम लोग जो है डाटा को लेने के बाद प्रोग्राम को ख़त्म भी कर सकते हैं। दो टाइप का हमारे पास जो होता है फाइल होता है, एक होता है टेक्स्ट फाइल और एक होता है हमारे पास बाइनरी फाइल। दो टाइप का फाइल होता है। टेक्स्ट फाइल की बात करें तो टेक्स्ट फाइल स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, ईच लाइन टेक्स्ट इन विद द न्यू लाइन कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करता है और लास्ट में जो भी लाइन है वो हमेशा लाइन चेंज वाला कैरेक्टर से एंड होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है स्टोर। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहता है। यहाँ पे हमारे पास जो है डाटा मोर, यहाँ पे हम लोग बाइनरी फाइल में जैसे करते हैं ना उसके कंपेयर में यहाँ पे साइज जो है थोड़ा सा मोर कंपेयर्ड होता है उसके रिलेटेड। यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे रीडेबिलिटी होता है, पोर्टेबिलिटी होता है, डिबगिंग यहाँ पे ईजी होता है। एग्जाम्पल जैसे कि स्टोरिंग नेम, एड्रेस, मार्क्स, ईटीसी, ये सब हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं वो है एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ गेट एस, एफ पुट एस। ये सब कुछ कुछ फंक्शंस जो हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट फाइल के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइल की तरफ जो कि हमारे पास बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल हमारे पास क्या होता है, 0 1 का सीक्वेंस स्टोर करके रखता है जो कि मेमोरी में स्टोर होता है। कैरेस्टेटिक्स की बात करें तो ये जो होता है बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं रहता है। साइज ऑफ डाटा इज लेस कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे साइज कम रहता है। ये थोड़ा सा जो है फास्ट होता है रीड और राइट। इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास ये जो है कम स्टोरेज लेता है, मोर इफिशियंट है। इमेज, ऑडियो, स्ट्रक्चर ये सब एरे को हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, एफ राइट यूज़ करते हैं, एफ रीड यूज़ करते हैं। एफ राइट का हम ब्लॉक रीड कर जो है राइट करने के लिए, और रीड करने के लिए एफ रीड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारे पास टेक्स्ट फाइल के बारे में, बाइनरी फाइल के बारे में। डिफरेंस की बात करें तो यही चीज़ को हम लोग डिफरेंस में लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करें तो स्टोर करते हैं कैरेक्टर को, यहाँ पे हम बाइनरी को स्टोर करते हैं। ह्यूमन रीडेबल होता है, यहाँ पे रीडेबल नहीं होता है, यहाँ पे
मोर स्पेस होता है, यहाँ पे लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये फास्ट होता है। ये सब कुछ कुछ फंक्शन है। यहाँ पे हमारा जो है हमेशा बैकस्लैश एन से एंड होता है, और यहाँ पे ये सब अप्लाई नहीं होता है। ये पोर्टेबल मोड ज़्यादा है और ये कम पोर्टेबल है। यहाँ पे हम सभी टाइप के कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओरिजिनल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एरर ज़्यादा होता है, यहाँ पे एरर कम होता है। यहाँ पे टेक्सचुअल डाटा होता है, यहाँ पे नॉन टेक्सचुअल डाटा होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डाट होता है, मतलब एक्सटेंशन इसका है। यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, यहाँ पे हम लोग रैंडम एक्सेस पॉसिबल होता है हमारे पास। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस रहा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बारे में। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते थोड़ा सा एक एग्जांपल वगैरह भी लेके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन किया, फिर हमने ये रीडायरेक्ट करेंगे, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। फाइल को सबसे पहले ओपन करना है, ओपन करने के बाद रीडायरेक्ट करना है, जो भी करना है कर लीजिए। फिर उस फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है। जैसे कि हमने ये प्रोग्राम लिखा, हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हो या फिर बाइनरी फाइल हो, हम लोग क्या करेंगे, डाटा को राइट करेंगे, फिर इसको स्टोर कर लेंगे। और या फिर फाइल से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम के जरिए डाटा को रीड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ राइट ही करेंगे, हम रीड भी कर सकते हैं। चलिए आउट इसका जो है एक प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर बनाया है, उसके बाद यहाँ पे हम एक कैरेक्टर नाम ले लिए हैं, फिर यहाँ पे हम रोल नंबर और मार्क्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम फाइल पॉइंटर बना लिया, अब क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन किए, अगर फाइल हमारा ओपन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं ओपन हुआ तो हम कहेंगे फाइल हमारा ये प्रेजेंट नहीं है, और वहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर फाइल ओपन हो गया तो उस फाइल में हम जो है जाके स्टोर करेंगे, जो है पहला स्टूडेंट का जो रोल नंबर नेम और मार्क्स, फिर अगला स्टूडेंट का रोल नंबर नेम और मार्क्स। फिर फाइल को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। हमारा यहाँ पे जो है राइट वाला काम हो गया। अब रीड करना चाहते हैं तो फिर से क्या करेंगे, फाइल को ओपन किए, फाइल ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से रिटर्न करवा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम सेम चीज़ यहाँ पे जो है प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास टेक्स्ट फाइल के रिलेटेड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इसका हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है सब कुछ। तो ये रहा ओवरऑल हमारा जो है फाइल के बारे में। दोनों टाइप का फाइल को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, फाइल हैंडलिंग को भी समझ लिए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा गाइस कि हमारा ये कहानी क्या है। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है स्ट्रक्चर के बारे में बनाने के लिए। तो यूनियन और स्ट्रक्चर को हम जब समझे थे तो सब कुछ जो है स्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पे समझ लिए थे। तो सेम चीज़ को यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लगभग यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो भी है एक्सप्लेनेशन सेम ही है। इसको आप जो है एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और वो वाला एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसी के पीछे जो हम लोग किए हैं। सेम वहाँ पे बोल रहा है यूनियन को, तो यूनियन को वहाँ पे जो हम समझे थे सेम वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी लिखा गया है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा और वो वाला एक्सप्लेनेशन को एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। चलिए रिकर्जन को देख लेते हैं क्या होता है। इसको नहीं किए हैं पीछे, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो रिकर्जन का सिंपल सा मतलब होता है, सी प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक है जहाँ पे फंक्शन जो है वो खुद को कॉल कर सकता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन इज अ टेक्निक इन सी प्रोग्रामिंग वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉल्व ए प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग बड़ा प्रॉब्लम को छोटा छोटा प्रॉब्लम में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो a function is called recursion if the calls itself within a own body the process of continuous until a condition call, जो बेस कंडीशन होता है जब तक वो हमारा मैच ना हो जाए तब तक हमारा जो होता है वो रिकर्जन चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। रिकर्जन का कंपोनेंट होता है, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। बेस केस अगर पहुंच गया तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है रिकर्जन, अगर नहीं पहुंचा है तो रिकर्जन जो है आगे बढ़ते रहता है, स्मॉलर प्रॉब्लम में उसको डिवाइड करते रहता है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो जैसे फंक्शन को करते हैं ना, सेम उसी तरह से सबसे पहले फंक्शन बना लिए, उसके बाद यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगा के बेस कंडीशन देते हैं, और नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिख के जो हमारा रिकर्सिव केस होता है वो अप्लाई करते हैं। वर्किंग की बात करें इसका, तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं, सपोज करिएगा हम फैक्ट 3 को कॉल कर रहे हैं, तो ये फैक्ट 3 जो है फैक्ट 2 को कॉल करेगा, ये 1 को कॉल करेगा, फिर ये बेस कंडीशन पे पहुँच गया तो 1 करेगा, और फिर जो है वापस रिटर्न करना वैल्यू स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? जैसे फैक्टोरियल का यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हम समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मेन फंक्शन में हम क्या किए, फंक्शन कॉल कर दिए हैं फैक्ट लिख के। अब यहाँ पे ये देखिएगा ये क्या है, ये हमारा बेस कंडीशन है, बेस वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि n बराबर अगर 0 या फिर 1 है तो रिटर्न कर दो 1, ये बेस कंडीशन हुआ। नहीं तो क्या करो, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है देखिएगा,
फैक्ट फंक्शन कॉल कर रहा है खुद को, तो ये हमारा रिकर्सिव केस हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और उसका आउटपुट देखिएगा तो ये वाला आउटपुट आ जाएगा। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे कोड जो होता है सिंपलर हो जाता है, ईजी होता है, अंडरस्टैंड होता है। यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे हमारा आइट्रेशन और लूप थोड़ा सा जहाँ पे डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे हमारा ईजी पड़ जाता है रिकर्जन। यहाँ पे टाइप ऑफ हनोई हो गया, ट्री हो गया, ट्रेवर्सल हो गया, फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम इसमें। एप्लीकेशन की बात करें तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन, फिबोनाची सीरीज, टावर ऑफ नोई, ट्री ग्राफ ट्रेवर्सल, सॉर्टिंग एल्गोरिदम जैसे कि क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम हो गया, डिवाइड एंड कंकर हो गया, तो ये सब में हमने रिकर्जन का यूज़ करना है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो रहता है हमारे पास मेमोरी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। बेस कंडीशन अगर मिसिंग हुआ तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, इनफाइनाइट रिकर्जन में वो घुस जाएगा। ये थोड़ा सा स्लोअर होता है, इसका ओवरहेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है रिकर्जन। और अगर आप आइटरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देने की बात करिएगा तो रिकर्जन हमारा क्या होता है, फंक्शन खुद को कॉल करता है, आइटरेशन में 3 लूप हमारे पास होता है, वहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट मेमोरी यूज़ होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टैक मेमोरी यूज़ होता है। यहाँ थोड़ा सा ये स्लोअर होता है, ये फास्टर होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है और ये थोड़ा सा ईजी होता है। यहाँ पे हम लोग जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेशन लगा के हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये रहा बात हमारे पास जो है इसका, तो ये रहा हमारे पास रिकर्जन का बात। आई होप आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है रिकर्जन का समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन लास्ट है ये। क्या है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट और फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, तो फिबोनाची सीरीज सिंपल सा कहता है क्या, ऐसा नंबर जो कि पिछले 2 नंबर का सम होता है और जो कि स्टार्ट होता है 0 और 1 से। जैसे 0 1 से स्टार्ट हुआ और पिछला 2 नंबर को ऐड करिए, अगला नंबर लिखिए। फिर पिछला 2 नंबर को ऐड करिए, अगला नंबर लिखिए। पिछला 2 नंबर ऐड करिए, अगला नंबर लिखिए। पिछला 2 नंबर ऐड करिए, अगला नंबर लिखिए। मतलब पिछले 2 टर्म का ऐड करके अगला टर्म लिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। जिसमें पहला वाला फिक्स होता है और दूसरा वाला फिक्स होता है, मतलब 0 और 1 से ये स्टार्टिंग ही होता है। फॉलो डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग स्टार्ट किए, डिक्लेयर कर लेंगे एन आई ए और बी को, क्योंकि स्टार्टिंग का 2 नंबर तो हमको फिक्स रखना है ना। फिर हम एन को रीड कर लेंगे कि कितना हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। फिर ए और बी को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम 3 से स्टार्ट करेंगे एन तक जाना, और वहाँ पे हम पिछले 2 टर्म को ऐड करेंगे और अगला टर्म लिखेंगे। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। इसके एल्गोरिथम की बात करें तो सेम वही एल्गोरिथम है, स्टार्ट करना है, डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, एन को रीड करना है, प्रिंट करेंगे ए और बी को, यहाँ पे लूप चलाएंगे और लूप चलाने के बाद जो है यहाँ पे हम इसको 2 नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगला नंबर जो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि इसका प्रोग्राम क्या है, इसका प्रोग्राम ये है कि सबसे पहले हम डिक्लेयर किए एन को, आई को, ए को और बी को, क्योंकि 2 नंबर तो सेम रखना है ना। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख लिए हैं। फिर कितना हमको नंबर प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज का, वो यहाँ पे ले लिए हैं इनपुट। अगर एन मेरा क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 0 से छोटा है तो वो इनवैलिड हो गया, अगर 0 से बड़ा हो गया तब हमको कुछ काम करना है। तो फिबोनाची सीरीज यहाँ पे प्रिंट करने का है, ए और बी को पहले प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद 3 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी प्रिंट हो गया है। तो वहाँ से हम एन तक जाएंगे और नेक्स्ट को यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, नेक्स्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी को ऐड करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट में डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ से क्या आ गया, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद ए और बी के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ए को बना देंगे अगला वाला और बी को बना देंगे अभी वाला नेक्स्ट वाला। फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, लूप में चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। और इसका जब आउटपुट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसका आउटपुट हमारा जो है प्रिंट होके आएगा। तो इस तरह से टेबल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, इंडेक्स वगैरह इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह इसका एडवांटेज वगैरह ये सब आप चीज़ देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा ओवरऑल हमारा जो है इस पी वाई क्यू सोल्यूशन, जो हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सी लैंग्वेज का ये है। अब बात करते हैं ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा। ओके, तो ये नोट्स जो है आपको ये फ्री में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो इस वीडियो पे अगर आप जो है मान लेते हैं 500 प्लस लाइक अगर पहुँचा देते हैं तो ये पीडीएफ का जो लिंक है हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो इसलिए कुछ करिए चाहे ना, इस पीडीएफ के लिए जो है कम से कम एक लाइक तो ठोक दीजिए और एक कमेंट अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा। ठीक है, देखिएगा पूरा अच्छा सा नोट्स यहाँ पे बनाया गया है, अच्छे से एकदम जो है बनवाया गया है। ये नोट्स देख सकते हैं, एकदम अच्छे से आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा ये नोट्स देख के। पूरा हैंड रिटन स्टाइल में है और क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आता है तो आपको इसी तरह से जो है एग्ज़ाम में भी लिखना है, सेम उसी तरह से इस
को जो है डिज़ाइन कराया गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैसा रहा ये पूरा का पूरा सेशन? ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।